डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे आपके सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10 का आपका एग्ज़ाम होता है उसके एक पेपर के बारे में जो कि आपका 2025 में ये एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका पेपर कैसा होगा, पेपर में प्रश्न कैसे होंगे, पेपर में ऑब्जेक्टिव या जो भी प्रश्न हैं वो चाहे छोटे बड़े जो भी प्रश्न हैं वो कैसे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका बता दें कि जो पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होता है। आपको हेल्प के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको दिया होता है। तो देखिए, जैसे पार्ट ए में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पहला जो होता है ये 1-1 नंबर के होते हैं। इसमें जो पहला जैसे क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि आपकी कब हुई थी? 1815 में। आगे देखिए, ये इसी को इंग्लिश में भी दिया है। जो 2025 में आपका दूसरा जैसे करने का मतलब है कि जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव का वो कैसा, जैसे समझ लीजिए कि इसी में से आपका प्रश्न बनेगा। तो जैसे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये महात्मा गांधी हैं। इसके बाद रिंडर पेस्ट जो बीमारी होती है वो किससे संबंधित होती है? मवेशियों से संबंधित हो, ये मवेशियों की यानी पशुओं की बीमारी है। इसके बाद फिर अगर देखा जाए तो ये आगे है कि गुमास्ता क्या है। गुमास्ता जो है ये वेतनभोगी कर्मचारियों को जैसे कहा जाता है कि वो गुमास्ता। तो इसके बाद फिर गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक किसने लिखा था गुलामगिरी? तो ये ज्योतिबा फूले जी ने लिखा था। किसे? गुलामगिरी नाम की पुस्तक को। देखिए, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहता है। आप चाहें तो हेल्प लेके अपना काम कर सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका जो था स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 को। आगे फिर भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए यानी हेतु यानी के लिए किया गया संवैधानिक प्रावधान है, कौन सा है? स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव। ये जो होता है ये भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। आगे फिर देखिए, इसी का फिर इंग्लिश दिया है आगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो आगे फिर अगला क्वेश्चन है 8वां की भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है संविधान की दृष्टि से? तो इसमें कौन सा कथन सही है? अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व देना, ये क्या है? संविधान की दृष्टि से सही है। बाकी भी आपको ऑप्शन जरूर पढ़ लेना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन से ऑप्शन गलत होते हैं। आगे फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका है। तो इसमें जो भारत है वो आपका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इन प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिएगा। एक दलीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है कौन? एक दलीय व्यवस्था जो होती है किस व्यवस्था को यानी किस तंत्र को बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, कुलीन व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को और राजतंत्र व्यवस्था को। इसमें से राजतंत्र व्यवस्था को बढ़ावा देती है, ये सही ऑप्शन होगा। आगे है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो ये आप जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, गेहूं उत्पादन, मोटा अनाज उत्पादन। इसमें दुग्ध उत्पादन जो होता है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला जो है वो है कि सोपान कृषि की जाती है। सोपान कृषि जो उत्खाद भूमि पर, मैदानी भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मरुस्थली भूमि पर। इसमें से जो ढाल वाली भूमि है इस पर जो है सोपान कृषि की जाती है। या तो ढाल वाली भूमि कहिए या तो फिर ये कहिए कि पहाड़ी क्षेत्र, दोनों सही होता है। आगे है कि हौज खास जो है वह जलीय निकाय स्थित है। हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, कर्नाटक में, राजस्थान में, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में स्थित है। तो ये आप जाएं तो ये देख सकते हैं। सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है तो हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल में पश्चिमी तटीय नगर और काकीनाडा से पुडुचेरी। तो ये हल्दिया से इलाहाबाद वाली जो है ये सबसे लंबा जलमार्ग है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे। तो इसमें से जो बेंगलुरु है वो आपका भारत की का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाली बात है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WTO का फुल फॉर्म। तो ये WTO जो है इसी का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। IMF और नाटो और जो वर्ल्ड बैंक है इससे कोई इसका मतलब नहीं है उदार बनाने से। आगे है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 जून और 24 अक्टूबर। इसमें से आपका 24 दिसंबर जो है ये आपका एकदम सही ऑप्शन है। आगे अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था? तो कितने प्रतिशत को? 25% को रोजगार प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? तो जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? 68.8 वर्ष, 75.8 वर्ष, 72.8 वर्ष, 67.8 वर्ष। यानी इसमें से सही ऑप्शन जो है आपका 72.8 ईयर यानी इतना वर्ष जो है यही संभावित आयु थी। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? 33%, 25%, 18%, 40%। इसमें से जो है ये आपका सही ऑप्शन है 25%। आगे जो है वो आपका अगला क्वेश्चन, ये 20 जो होते हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एक एक नंबर के, एकदम तैयार कर लीजिएगा। इनमें से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, हो सकता है पूरा ही देखने को मिल जाए। तो ये 2025 के लिए आपका जो पेपर होगा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे जो है अब जो है क्वेश्चन ये रिटन होते हैं यानी लिखित होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जैसे कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। या तो आप इसे कीजिए या ये कीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से आता हो। इसके आपके 4 नंबर मिलते हैं। इसमें जैसे आपने लिखा कि 2 प्रमुख कारण, तो एक कारण लिखेंगे तो 2 नंबर, दूसरा भी कारण लिख देंगे तो 2 4 नंबर। इसमें 2 प्रमुख प्रभाव लिखना, तो एक प्रभाव का उल्लेख किया आपने तो 2 नंबर, दोनों का कर दिया तो 2 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये आप देखिए इसका जो होगा 1 नंबर मिलेगा और 2 कार्यों का उल्लेख करेंगे तो 1.5 नंबर, यानी कुल मिला के आपको 1.5 3 1 4 नंबर इस पे मिलेगा। चाहे आप इसे कीजिए या ये कीजिए कि लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। एक प्रमुख चुनौती का आप वर्णन करेंगे तो 2 नंबर, दोनों का कर देंगे तो 2 4 नंबर आपको मिलेंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को सुझाइए। यानी कितने उपाय आपके पास हैं वो सभी उपाय आप बताइए। ये 4 नंबर का आपका प्रश्न होगा। या तो फिर आप ये ना ही आता है तो इसे आप कर सकते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत होते हैं उसका वर्णन कर दीजिए। परंपरागत, गैर परंपरागत इस प्रकार के स्रोत होते हैं ऊर्जा के, तो इसका वर्णन आप कर दीजिए, तब भी आपको 4 नंबर मिले। दोनों में से कोई एक करना है, अथवा वाला प्रश्न है। आगे जो क्वेश्चन है वह ये है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी दोनों प्रश्न के 2 ये तो इसका मतलब 4 नंबर का ये प्रश्न है। चाहे आप इसे कीजिए या ये कीजिए कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो इनके महत्व आपको बताने हैं, इसका आपको 4 नंबर मिलेगा। तो ये आप जान रहे हैं कि आपको 80 वर्ड में कम से कम लिखना है इसको, तो बना के आपको 80 वर्ड लिख देना है। तो आगे जो अगला प्रश्न है वह यह है कि पार्ट 2 वाला, इसमें आपका प्रश्न है कि जो वर्णनात्मक का भाग दो, ऑब्जेक्टिव का नहीं। तो इसमें जो आपका प्रश्न है वह ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली और जर्मनी के एकीकरण में योगदान क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद जो था, इसके उदय जो हुआ था, उसमें इटली और जर्मनी का एकीकरण में क्या योगदान था? तो ये आपके दोनों का आप एकीकरण में योगदान अगर बताएंगे बारी बारी से, तो इटली का बताएंगे तो 3 नंबर, और जर्मनी का भी एकीकरण आप बता देंगे तो 3 नंबर उसका, यानी 3 3 6 नंबर का ये प्रश्न है। और आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, यानी 150 शब्दों में आपको लिखना होगा।
या तो आप इसे कीजिए या ये कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इस तरीके से आपके असहयोग आंदोलन और जो भी आंदोलन है तीसरा आंदोलन, तो वो तीनों आंदोलन यदि आप वर्णन करेंगे तो एक आंदोलन का वर्णन करेंगे 2 नंबर, दूसरे का करेंगे 2 नंबर और बढ़ जाएगा, तीनों का वर्णन करेंगे तो 2 नंबर और बढ़ जाएगा, यानी 2 2 4 2 6 नंबर का आपका प्रश्न होगा। 150 शब्द का यूज करना है आपको। आगे जो अगला प्रश्न है वह यह है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। ये अगर आप करेंगे तो इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे और फिर प्रकाश जो डालने वाला है ये प्रश्न करेंगे तो 4 नंबर, यानी 4 2 6 नंबर आपको मिलेगा। 150 शब्द का यूज करना है, चाहे आप इनसे पूरा कीजिए या तो अथवा ये कीजिए कि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो होती है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। 150 शब्दों में आपको 6 नंबर मिलेंगे। आगे है कि नवीकरण योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। ये आप करेंगे तो 2 नंबर और फिर इसके बाद सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं, 4 नंबर, यानी 2 नंबर इसके और 4 नंबर इसके, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे। 150 शब्द का यूज करके इस पूरे क्वेश्चन को करना है। तो अगला या तो आप इसे कीजिए या अथवा में प्रश्न है ये कीजिए कि वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आप इससे करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और विवेचना भी कर देंगे तो 3 नंबर इसके, यानी 3 3 6 नंबर मिलेंगे। आगे जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक साख में विभेद यानी कि क्या अंतर है वो आपको बताना है। इसके आपको 3 नंबर मिलेंगे और विभिन्न जो ये साख हैं इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन आप अगर कर देंगे तो 3 नंबर इसके भी, यानी पूरा मिला के 6 नंबर का ये आपका प्रश्न है। चाहे आप इसे कीजिए या इसे कर लीजिए कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके आपको 3 नंबर और संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलने वाले लाभों का वर्णन भी कर देंगे तो 3 नंबर इसका, यानी 3 3 6 नंबर का ये प्रश्न है। 150 शब्द में आपको करना है। आगे जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न होता है 8 प्रश्न के बाद, यानी 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव, 8 प्रश्न आपके लिखित वाले। तो उसमें आपको आगे जो 9वां जो प्रश्न होता है वो आपका होता है मानचित्र संबंधी। इसके लिए आपको मैप मिलता है और मैप में आपको जो भी प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको स्थान या जो भी कुछ पूछा रहेगा उसको आपको दर्शाना होगा और जिस चिन्ह से कहा है दर्शाने के लिए वैसा चिन्ह। जैसे इसमें कहा है कि जो भी आप इसमें स्थान दिखाएंगे उस स्थान को आपको इस चिन्ह से दर्शाना है। जैसा चिन्ह का आएगा चिन्ह का ध्यान रखिएगा और जो जहाँ पाया जाता है स्थान जहाँ होगा वहीं पे ये चिन्ह दर्शाएंगे और ये चिन्ह दर्शा के जब पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे पहला नंबर डाल देंगे। फिर ये अगला जो प्रश्न है ये दूसरा वाला, तो या वहाँ पे भी ये चिन्ह बना देंगे जहाँ पे वो स्थान रहेगा, जिस नगर की जो नगर जहाँ रहेगा तो वहाँ पे ये स्थान बना देंगे और वहाँ पे लिख देंगे सेकंड नंबर, ऐसे डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको चिन्ह, यही चिन्ह दिखा दिखा के इनका प्रश्न का उत्तर बताना है। जैसे पूछ रहा है कि जब वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी तो वह जनपद कौन है, तो वहाँ पे आपको भारत के नक्शे में वह कहाँ स्थित है वह जनपद, तो वहाँ पे ये चिन्ह बनाएंगे और वहाँ पे पहला नंबर डाल देंगे, यानी पहला का उत्तर वही है। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी वो वहाँ पे भी आप ऐसा चिन्ह बनाएंगे और वहाँ 2 नंबर डाल देंगे। इसके बाद फिर वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ आपका क्या करेंगे कि वहाँ भी ये चिन्ह बनाएंगे वो उस स्थान पे भी और वहाँ 3 नंबर डाल देंगे। और फिर उसके बाद आगे आप क्या करेंगे, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ भी आप ये स्थान डालेंगे, ये चिन्ह डालेंगे उस स्थान पे और वहाँ पे लिख देंगे चौथा नंबर इसके पहले। इसके बाद है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था वहाँ पे भी आप उस स्थान पे भी ये चिन्ह बनाएंगे नक्शे में और उसके वहाँ पे लिख देंगे 5वां नंबर ऐसे भी। अगला जो प्रश्न है उसे आप देखिए, इसमें तो मानचित्र में आपको स्थान दिखाना था, आगे भी आपको मानचित्र वाला ही क्वेश्चन होता है। इसमें आपको जो चिन्ह का है देखिए उसमें तो एक ही प्रकार का चिन्ह बनाना था, लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह आपको दिए होते हैं, उस चिन्ह का आप यूज नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलता है। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में कहा है कि भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है कि भारत में कहीं भी, जैसे आप आणविक ऊर्जा संयंत्र जानते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, नक्शे में वो कहाँ स्थित है तो किसी एक को जगह पे आप ऐसा चिन्ह बनाएंगे और उस चिन्ह के बगल में फिर आप लिख देंगे कि
पहला नंबर, क्योंकि ये पहला प्रश्न है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है जिस शहर में वह है, और शहर का नाम सहित, यानी नाम भी लिखना है। यानी जिस जगह पे ये है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के एरिया में आप जिस जगह पे है उस शहर का नाम भी लिखेंगे और उस शहर के पास ऐसा चिन्ह बनाएंगे और वहाँ पे लिख देंगे दूसरा नंबर। नंबरिंग डालना बहुत जरूरी है। आगे है कि तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा उस शहर का नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पे भी नाम सहित, नाम यानी नाम भी लिखना है और यहाँ पे ये चिन्ह बना के और वहाँ लिख देना है तीसरा नंबर। दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है और नाम भी लिखना है। तो नाम लिख देंगे जहाँ पे वो स्थित है और इसके बाद फिर वहाँ पे चिन्ह बना के लिख देंगे चौथा नंबर। अगला है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो जहाँ भी उत्तराखंड का क्षेत्र होगा वहाँ पे जो प्रमुख बांध है उस बांध का नाम भी लिखना है और इसके साथ साथ यह चिन्ह बना के वहाँ पे लिख देना है आपको भी नंबर, यानी 5वां नंबर। आगे जो प्रश्न होता है वो दृष्टिबाधित के लिए होता है, वो आपके लिए नहीं होता है। ये 9वां का ए और 9वां का बी ही आपको एग्जाम में करना होता है और बाकी आप खुद तैयार कर लीजिएगा और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि 2025 में आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। और फिर ये क्या है कि ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।